चार राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में। जैसा कि हमें ज्ञात है कि राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराएं रही हैं, जैसे उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले अहिंसक आंदोलनकारी आदि। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे। 85 से 1905 के काल के प्रमुख उदारवादी नेता थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। गोखले इन सब में निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ। उनकी आयु मात्र जब 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने जीवन में बड़ी तेज़ी से उन्नति की। 18 वर्ष की आयु में ही ये स्नातक हुए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल के अध्यापक हुए, जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। महावीर गोविंद रानाडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत अधिक प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडा के शिष्य के रूप में ही प्रारंभ किया। जस्टिस रानाडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश के मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया। इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के भी वे संपादक नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक वे समाज सुधार से संबद्ध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे। 22 वर्ष की कम आयु में ही गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1889 में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और वे कई वर्षों तक बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री भी रहे। 1892 के अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। सन 1902 में वे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए और जीवन के अंतिम समय तक वे इस पद पर बने भी रहे। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया। सन 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। विद्यार्थी ध्यान दें कि 1905 में गोखले बनारस अधिवेशन कांग्रेस का उसके अध्यक्ष रहे हैं। पर इंग्लैंड की यात्रा भी की। 1897 में वे वेलबी आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने इंग्लैंड गए थे। वेलबी आयोग 2 मुख्य प्रश्नों पर विचार के लिए नियुक्त किया था। क्या भारत पे ऐसा वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए, और दूसरा भारत की वित्त की समीक्षा। 1905 में गोखले ने हॉप हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष भी अपने विचार रखे। 5 में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए। हालांकि उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं और कार्यप्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए स्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया था और श्री गोखले इस आयोग के एक सदस्य थे। इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति और उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी प्रशंसनीय कार्य किया। सन 1910 और 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेडाल करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए भी प्रस्ताव रखे। ये गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह और सम्मान भी था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। फरवरी 1915 को 49 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। गोखले के देहावसान के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा भी था कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। साथ ही गोखले रानाडे के शिष्य थे और रानाडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला था। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी प्रभाव पड़ा था। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्रिंसिपल सलबाई और सर विलियम वेटनबर्न जैसे अंग्रेज से भी उनके घनिष्ठ संपर्क थे। गोखले स्वयं भी आदर्शवादी के स्थान पर एक यथार्थवादी और व्यवहारिक बुद्धि के धनी व्यक्ति थे। उनकी स्वभाव समस्त शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति भारी विश्वास उत्पन्न किया। उन्हें रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक समझते थे
और जो संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात समझा करते थे। गोखले मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास करते थे। उन्हें अंग्रेज जाति के अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की तरह वह भी आशा करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिकता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। थी रनाडे की तरह गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है जिसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। जैसे समस्त देश में शांति व्यवस्था की स्थापना, जिसे वह बहुत अधिक महत्व देते थे, तब पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी और दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए वे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को इस स्थिति में बनाए रखना चाहते थे। हालांकि भारत के लिए ब्रिटिश शासन को हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासन और शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की वे आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को ही अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका मतलब था कि एक ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान का भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए किया जाए। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में अड़िग विश्वास था। वे उग्र विचारों, साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे और इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि उनके इस मार्ग को विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम भी दिया है। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति को मानते थे। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन के द्वारा ही हो सकता है। इस स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों में प्रबंध स्वयं करने देना ही स्वशासन है। लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था। वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तत्कालिक लक्ष्य नहीं था। साथ ही गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाए। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। गोखले तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक या आर्थिक सुधारों के समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना भी की थी और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए थे। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम हुए हैं। सरकार पर निरंतर इस बात के लिए भी दबाव डाला कि वे जन कल्याण पर अधिक व्यय करे। 1905 में गोखले ने बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता में 9 तात्कालिक मांगे भी प्रस्तुत की थी और सरकार से आग्रह किया था कि इन मांगों को जल्दी से मांगा जाए, जैसे विधान परिषदों का सुधार किया जाए, पद सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए, देश में सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हों, सैनिक व्यय में कटौती हो, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो आदि। गोखले का सांप्रदायिक एकता में भी अटूट विश्वास था। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातीय संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया, लेकिन उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन को एक नकारात्मक और उग्र आंदोलन बताया। गोखले के सभी राजनीतिक विचार भारतीय राजनीति से जुड़े थे। गोखले राजनीति में नैतिकता और उच्च उद्देश्यों को लेकर आए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार होना चाहिए और साध्य और साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक आग्रह किया जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात जब वह राजनीति नैतिकता पर आधारित हो। गोखले राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार सामने रखते हैं।
जिन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। देश के नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हो तभी देश का आर्थिक एवं अन्य विकास हो सकता है। आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए इन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम की एक संस्था की स्थापना की। विद्यार्थी ध्यान दें कि 12 जून 1905 को गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की है। के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। आज के अपने इस वीडियो में हमने गोखले के जीवन परिचय एवं उनके राजनीतिक विचारों पर बात की। आगे आने वाले वीडियो में हम उनके अन्य विचारों पर बात करेंगे। धन्यवाद।